पहली बार ऐसा था कि जब हम लोग खुद सूचनाओं के लिए परेशान हुए, सूचनाओं के लिए मुश्किलें आई, और वो पेशेगत भर समस्या नहीं थी, बल्कि वो इस बार व्यक्तिगत भी हुई है कि बहुत सारे लोग परिचित थे, हमारे स्टाफ में भी कोविड से प्रभावित हुए, तो उनको बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी परेशान होना पड़ा था। तो कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी। दूसरा, एक जो सबसे बड़ा इस बार अंतर देखने को मिला कि मध्य प्रदेश के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक स्वास्थ्य विभाग है और एक मेडिकल एजुकेशन है। इन दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। वो एक उनकी अपनी अलग दिशा है, उनकी अलग राह है, उनका अलग अपना सिस्टम है, उस पे वो काम करते हैं। तो वो बहुत ही बड़ी समस्या हो रही थी कि मेडिकल एजुकेशन और जिला अस्पताल कोई असिस्ट ही नहीं में हो रहा था। और ये हमने रीवा मेडिकल कॉलेज जैसे हमारे इसमें आता है, और दूसरा सागर मेडिकल कॉलेज है, तो उस तरह की। फिर दूसरी बात आई थी कि भाई बेड की जो संख्या है, बेड की जो स्थिति है, उसको अवेलेबिलिटी को लेकर एक सरकार पोर्टल जारी करे और ये करे वो करे, तमाम दबाव बने। सरकार ने उसको जारी भी किया, लेकिन वो अपडेट ही नहीं होता था। फिर हुआ ये कि हम लोगों ने डेली पे एक राउंड अप छापना शुरू किया कि भाई चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हो, क्योंकि लोगों को ईज होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि किस जगह जाना है, कहाँ पे मरीज को लेके जाएं, कहाँ ऑक्सीजन बेड है, कहाँ आईसीयू खाली है, क्या है। तो वो पोजीशन हम लोगों ने देनी शुरू की। अब उस पर जब हम लोगों ने लिस्ट, सरकार की लिस्ट ही छापनी शुरू कर दी, एक अलग समस्या खड़ी हुई। जो लोग परेशान होते थे और ढूंढते थे, उनको पता लगा वहां पे जाके उनको बेड नहीं मिल रहा है, उनकी जगह खाली नहीं मिल रही। तो जब हम लोगों ने इस पे तमाम सारे सवाल उठाने शुरू किए, तब जाके वो अपडेशन की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई थी। अदरवाइज एक इंफॉर्मेशन डाल दी है और वो पड़ी हुई है, वो चीजें ठीक नहीं हो रही। ऐसी हालत रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी हो रही थी कंटिन्यू। तो फिर सरकार, प्रशासन ने, जब हम लोगों ने इन तमाम सब चीजों पे, मुद्दों पे काम करना शुरू किया और चीजें करी, तो फिर प्रशासन ने भी अपने हाथ में लिया ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रेमडेसिविर का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू के लोग और बाकी चीजों को लोगों को लगाया उस पर, और फिर उसके बाद वो चीजें हुई। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन की कालाबाजारी और इस तरह के जो फ्रॉड हुए हैं, उस पे एक बड़ा मुद्दा यही था कि कोई चीजें तय नहीं थी कि एक मरीज के लिए आवंटित हो रहा है, उसको 5 इंजेक्शन आवंटित हुए, उसको 2 लगाया आपने या नहीं लगाया, कुछ भी लगा दिया और उसकी जगह वो इधर उधर चला गया। तो ये चीजें हम लोगों के चर्चा करने के बाद और तमाम खबरें करने के बाद, उन लूज पोल को पता करने के लिए जिन जिन जगहों से चीजें गड़बड़ हो रही थी, अभी जो है वो ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए भी हो रही है। अभी 2 दिन पहले आ गया है सरकार के पास, तो इस वजह से थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन ये कोरोना का जो संकट काल था, ये बहुत ही बड़ा सबक देने वाला था हम सबके लिए, और खास तौर से जानकारी को लेकर। एक मतलब 6-6 घंटे लोग अस्पताल के बाहर पड़े हुए हैं, एम्बुलेंस में हैं, खुले मैदान में पड़े हुए हैं, बेड के इंतजार कर रहे हैं। एक सागर का केस था कि एक पटवारी थे, उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई, उनको 2 घंटे बाद ऑक्सीजन का बेड मिल पाया। अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हो गई। फिर उनके माता पिताजी भी थे, वो थे, तो उनको पहले कहा गया कि कोविड सेंटर में जाओ। कोविड सेंटर में गए तो 2 घंटे वो कोविड सेंटर के बाहर पड़े रहे, और उनको जगह नहीं मिल पाई क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन के बेड नहीं था। फिर वो दूसरी जगह पे आए, वहां भी 2 घंटे बैठे रहे। फिर जब जाके हमारे फोटोग्राफर और बाकी चीजें घूम रहे थे, फोटो वोटो कर रहे थे, तो ये बात पता लग गई। तो फिर इसके बाद इनिशिएट लिया और बाकी चीजें करी। तो ये एक है, वो पे थोड़ा सा ज्यादा बात हुआ करती है। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी पिछले लॉकडाउन का जो मतलब पहली लहर थी, उसके कुछ दिन बाद सरकार ने का एक निर्देश आया कि बुंदेलखंड के कई जिलों में गेहूं की जगह बाजरा दिया जाएगा, और चावल की भी मात्रा कम कर दी थी। तो अपने को लगा कि यार ये बाजरा क्यों आ रहा है, जबकि
बाजरा तो कोई समर्थन मूल्य पे खरीदी भी नहीं हो रही है, समर्थन मूल्य तय है उसका, पर उसकी खरीदी सरकार नहीं करती, वो मंडी में ही बिकता है। तो ये सरकार के पास या उचित मूल्य की दुकानों में कैसे पहुंचेगा? तो पता लगा कि दरअसल जो विधानसभा चुनाव थे वहाँ भिंड और उस इलाके में चंबल, ग्वालियर रीजन के इलाके में, तो चूंकि वहाँ पे बाजरा और ज्वार का काफी कुछ उत्पादन होता है, तो अब वहाँ चुनाव थे तो सरकार ने उसकी खरीदी कर ली। अब खरीदी कर ली तो उसको करें क्या? तो उसको इस तरह से लगाना था। तो ये इस तरह की चीजें भी सामने आती हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक हम हेल्थ के चीजों को जानने या समझने को लेकर थोड़े से उतने जागरूक नहीं रहते थे। जैसे हम लोग भी खबर अगर छापते थे तो थोड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को छापते तो लोग इनिशिएट नहीं करते थे। सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ही नीचे था हमेशा से, सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लेकर। मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे लोग ठीक होके भी जाते हैं, लेकिन जो उनको ट्रीट होता है, जो वहाँ पे एक हेल्दी माहौल होता है, उसको लेकर शिकायतें रहती थी। लेकिन इन शिकायतों ने इसको इस बार बड़ा रूप दिया और हमें सबको दिखाया कि क्या स्थितियाँ हैं, क्या रही हैं। तो अब मुझे लगता है कि जब जिन जिन सूचनाओं को लेकर हम लोग, जैसे कि डॉक्टर्स के पोस्ट पद खाली हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी जगह खाली हैं, इस पे हम लोग लगातार खबर करते थे। और कई बार तो क्या होता था कि जब स्थापना दिवस होता था किसी मेडिकल कॉलेज का, तो हम लोग उसको एक विशेष रूप से छापते थे, पर कोई इस पे चर्चा नहीं होती थी। और जब पब्लिक पे चर्चा नहीं होती तो पॉलिटिकल पर्सन को तो क्या पड़ी है, उनको क्यों, वो तो मतलब उनका अपना चीजें चलती रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इन चीजों का वक्त आ गया है जब ये होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो इस पे लगातार बात कर रहे थे, डे साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, अंजलि जी ने कही है, अभी सौरभ जी ने कही है। तो एक इन्फॉर्मेशन को लेकर, जैसे कि राशन देने का मामला है, जैसे कि एक उदाहरण मैं बताऊं आपको कि जो माइग्रेंट लेबर है, पिछली बार कभी कोई डाटा सरकार के पास नहीं है और इस बार कभी नहीं है। फिर जब आप मनरेगा के और बाकी सारी चीजों का मध्य प्रदेश जैसे हम ले तो 3-4 तरह के कार्ड हैं लोगों के पास, जो माइग्रेंट, जो लेबर्स कैटेगरी में आते हैं। वो कहीं माइग्रेंट करते हैं तो ये सारी सूचना सरकार के पास नहीं होती है। यही वजह है कि जब वो लौट के आए तो उनकी कोई सूचना नहीं तो कोई जवाबदेही नहीं है कि उनको रोजगार भी चाहिए। वो तो मतलब हम लोगों को खोजना पड़ता था। जैसे हमारा गांव का संवाददाता है, उसको बोला भाई अपने गांव में पता करो कौन माइग्रेंट लेबर आया, उसकी क्या पोजीशन है। वो आया तो घर, जैसे कि जब पिछली बार हम लोगों ने पहले लॉकडाउन में जब देखा हम लोगों ने, तो थोड़ी सी गाँव में रिपोर्टिंग करनी शुरू की, तो एक एक अनयूजुअल डाटा हमें मिला कि जो हिंसा के मामले हैं वो बढ़ गए हैं। तो हिंसा के मामलों की जब तह में जांच की तो पता लगा कि वो जमीन से, राजस्व से जुड़े मामले हैं। अब कोई आदमी 10 साल से मुंबई में रह रहा था, उसका यहाँ घर गिर पड़ गया, फिर लोगों ने उसकी बल्ली निकाल ले गए, कोई कपड़ा निकाल ले गए, एक जो स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है। तो किसी ने उस जमीन पे कब्जा कर लिया, इससे एक बड़ा स्थिति खराब हुई। और जो अपराध दर्ज हुए थे, तो वो उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे मामलों की थी। तो यही वजह है कि इनका कोई डाटा होता नहीं, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। बस एक जॉब कार्ड और बाकी जो एक कर्मकार मंडल और बाकी चीजें बना के उनका एक कर दिया। ऐसा इस बार भी हुआ है। और यही वजह है कि लोग सितंबर अक्टूबर के बाद लोग जाना शुरू हो गए थे और बहुत बड़ी संख्या में लोग चले गए थे। इवन कि वर्क फ्रॉम होम के जो लोग थे उनकी भी वापसी हुई थी और फिर वही भगदड़ शुरू हो गई। पर चूंकि इस बार ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं था, तो उस बड़े पैमाने पे हम उसको कवर नहीं कर पाए, उस बड़े पैमाने पे हम देख नहीं पाए। पर हुआ, उसी तरह की प्रॉब्लम हुई, उसी तरह की चीजें हुई हैं। फिर दूसरी चीज है कि जैसा कि जो पोर्टल में डाटा और बाकी चीजें जब सारी एंट्री करते हैं, इतना सारा बड़ा, जैसे एनएचएम का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे देश भर का प्रोजेक्ट है वो। और वो जो एक राइट जैसा है, हेल्थ को लेकर एक राइट है, एक कॉन्शियसनेस है कि आप मृत्यु दर कम करने के लिए, मातृ और शिशु की मृत्यु दर कम करने के लिए, संस्थागत प्रसव के लिए, बाकी चीजों के लिए बहुत सारा काम किया। लेकिन ये जैसी कोविड का पहली लहर आई, ये पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। किसी ना महिला की ट्रैकिंग हुई, ना कोई कहीं कोई भी था, इंजेक्शन नहीं लगे, टीका नहीं लगे, संस्थागत प्रसव को लेकर समस्याएं थी। तो वो पूरा सिस्टम ढह गया। और हैरानी की बात है कि उस पूरे 1 साल के पीरियड के बाद भी सरकारों ने उस पे कोई भी इनिशिएट नहीं लिया कि वो सेकंड लहर या थर्ड फेज या कुछ भी इस तरह की चीजें आती हैं या महामारी का कोई भी दौर आता है, तो हमारा पूरा सिस्टम, जो एनएचएम का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। तो उस पे हम करें, उस पे बात करें हम। महिला बाल विकास का इतना बड़ा समूह काम करता है। तो
अब वो सारा चीज आपने छोड़ दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भरोसे कि वो लिस्टिंग करे और लोगों को ट्रैक करे, लोगों को पता करे, संभव नहीं है। जब इतना बड़ा आपने सिस्टम रखा है, NHM का थोड़ा बजट है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, इतना आपने मैन पावर वहाँ पे हायर कर रखा है, मैक्सिमम चीजें वहाँ संविदा के आधार पे ही रखी हुई है, तो वो ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। राशन का मामला हो, जैसे उज्ज्वला योजना थी, उसको लेकर जिस तरह की चीजें हुई हैं, वो सारा कुछ जो है तो एक क्रिएट हुआ है। और सूचना के लिए तो मैंने बताया कि जितना परेशान हम लोग इस बार हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम था, क्योंकि हम तो सूचना के मास्टर माने जाते हैं, सूचना पे हमारा सब कुछ चलता है, सारा कारोबार ही हमारा सूचना का है। वो बहुत प्रॉब्लम इस बार हुई है। तो मैं जैसा कि निखिल जी भी ने का भी तर्क यही था, सौरभ जी का भी यही तर्क था कि जीने की स्वतंत्रता का जो मामला है, उस पे बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, और वो उस पे काम शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक के जहन में है, तो वो इस बार कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों ने मौत को बहुत करीब से देखा है। पर जैसा ऐसा नहीं हो जाए कि वो जैसे बाढ़ में हो जाता है कि जब बाढ़ आती है तो हमेशा एक संकट उत्पन्न होता है, मानसिक तनाव पैदा होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद फिर हम उसकी 8 महीने चर्चा नहीं करते हैं। और हम सब भी डिस्कस तब शुरू करते हैं कि मानसून की तैयारी क्या है, इस बार बाढ़ आई तो क्या होगा। अगर इसकी चर्चा हम अक्टूबर के बाद भी अगर कंटिन्यू रखें हम, तो मुझे लगता है कि इस पे बेहतर तरीके से काम हो सकता है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव थे इस पूरे कोरोना काल के, कोविड पीरियड के, तो मैंने शेयर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद गहरवार जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है कि पूरी जो तंत्र था पूरी तरह से चरमरा गया था, और सूचनाओं का जो फ्लो होना चाहिए, किस तरह से आपको डिफिकल्टी हुई, लगभग हर फील्ड पर आपने प्रकाश डाला है। और एक पत्रकार की हैसियत से, एक एडिटर की हैसियत से जिस तरह से आप लोग काम करते हैं, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारा पूरा सिस्टम ही सूचना पर केंद्रित रहता है, और जो भी डिफिकल्टी हुई है, ये निश्चित तौर पर पूरे शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, वो क्या सोचेंगे, लेकिन हम लोगों को मिल करके कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ये सोचें अवश्य। हम इस बीच श्री शैलेश गांधी सर का यहाँ पर स्वागत करेंगे, आत्मदीप सर का स्वागत करेंगे, बीरेश वेल्लूर सर का स्वागत करेंगे, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और सीधे हम इस मीटिंग का अगला इसमें हम पुनः इनवाइट करेंगे माननीय राहुल सिंह जी को, कार्यक्रम के अध्यक्ष, कि सर आप कार्यक्रम में माननीय गणों को आमंत्रित करें और कुछ यदि अपने बात बीच में रखना चाहते हैं। सर हमें लगता है सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है क्या? राहुल सर आपका म्यूट है। हाँ आपका म्यूट है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। हाँ हमें लग रहा है कि कुछ आवाज नहीं आ रही। हाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, तब तक हम माननीय श्री शैलेश गांधी सर को इसमें अब कार्यक्रम में इनवाइट करेंगे। और वो इस पूरे कई बार हमारी लोगों के विषय में चर्चा होती रही, कई सारी मीटिंग टाइम टू टाइम होती रहती हैं और हमने चर्चाएं की हैं, पर अब यहाँ इन सभी मुद्दों को एक कंबाइन करके सर थोड़ा सा प्रकाश डालें और इसको जैसे पत्रकारों ने भी, हमारे पत्रकार साथियों ने, एडिटर्स ने शेयर किए, अपने व्यूज, एक्टिविस्ट साथियों ने शेयर किए, इस पर आप इस पर क्या जोड़ना चाहते हैं सर? कृपया मार्गदर्शन दें। माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, इसलिए मेरे सीनियर साथी निखिल जी और अनिल जी ने क्या कहा ये मैंने सुना नहीं है,